तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। एमपीसी क्लासेज में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत। आज का अंतिम क्लास यूपीआरवीएनएल के एग्जाम के लिए आज का जो क्लास होगा बहुत धमाकेदार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके फाइनल सिलेक्शन ले सकें। अब आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं इसको। स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप मज़ेदार एकदम मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ते हुए और आपको हर हाल में नंबर मिलेंगे। यूपीआरवीएनएल के लिए एक जोरदार टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आइए देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी हमारी राशियां हैं, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, जो भी हमारी वैद्युतिक राशियां हैं उनको मेजर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट मेजर किए यहाँ तक कि एक दुकानदार वो तराजू रखता है, किलो और तराजू रखता है, बांट रखता है, जिससे वो अपने वजन सामान को वजन करके बेच पाए। तो इसलिए कमर्शियल पर्पज़ से आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसका काम क्या है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बांटे गए हैं। किसका काम क्या है, किसको क्या करेंगे, क्या बनेगा, इस तरीके से आज हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है टू टाइप्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार से, दो प्रकार से होगा। पहला जो होगा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी, और दूसरा होगा सेकेंडरी। एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी राशि की उपस्थिति और दिशा दर्शाता है। उपस्थिति और दिशा दर्शाने वाला यंत्र जो कहलाता है वो प्राइमरी यंत्र कहलाता है। मतलब उपस्थिति है कि नहीं है, उपस्थिति और दिशा दर्शाने वाली युक्ति जो कहलाती है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। इसमें मुख्य एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और दूसरा मैग्नेटिक कंपास, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक कंपास। इसको निरपेक्ष यंत्र भी बोलते हैं। प्राइमरी को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष यंत्र। याद रखिएगा ये शब्द भी हो सकता है दे, निरपेक्ष यंत्र। तो प्राइमरी यंत्र का दूसरा नाम क्या है, निरपेक्ष यंत्र। और प्राइमरी यंत्र वह यंत्र होता है जो उपस्थिति के साथ साथ दिशा को दर्शाता है। उपस्थिति के साथ साथ दिशा को भी दर्शाता है, वह प्राइमरी यंत्र कहलाता है। जिसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। उपस्थिति और दिशा को दर्शाता है। इसका जो फॉर एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में बात करें तो एक है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और एक है मैग्नेटिक कंपास। तो ये था प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को तीन भागों में बांटा गया। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को तीन भागों में बांटा गया। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट था इंडिकेटिंग टाइप का, इंडिकेटिंग नाम क्लियर रखिएगा। इंडिकेटिंग मतलब सिर्फ इंडिकेट करना, किसी संकेतक के द्वारा एक पैमाने पर, पूर्वांकित पैमाने पर संकेत कर देना कि हम इतने स्पीड से चल रहे हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जब स्पीड चलाते हैं, जब गाड़ी चलती है तो एक संकेतक होता है जो बताता है कि हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं, 10 की स्पीड से चल रहे हैं, 20 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो उस तरीके से यंत्र को क्या बोला गया, इंडिकेटिंग। एक पेन और पेंसिल के द्वारा, एक स्केल के द्वारा, पॉइंटर जिसको बोलते हैं, स्केल के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर, मतलब पहले से निर्धारित पूर्वांकित पैमाने पर मान को दर्शाना, क्लियर। स्केल के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर मान को दर्शाना ही क्या कहलाता है, इंडिकेटिंग। इंडिकेट करना मतलब इंडिकेट कर रहा है कि इतने स्पीड से आप चल रहे हो, क्लियर। या इतना धारा फ्लो हो रहा है, या इतना वोल्टेज है, या इतना वोल्टेज इस समय है इसमें, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र है जो एक पेन और पेंसिल के द्वारा किसी ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड कर देता है। जैसे आप एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई हुआ है, सीटी स्कैन होता है,
तो ठीक किसी पेन और पेंसिल के द्वारा किसी ग्राफ पेपर पे दर्शा दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ आएगा? जैसे पावर फैक्टर को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हम उसके मान को हर क्षण दर्शाते रहते हैं कि कितना है, 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, 0.5 है। तो हर क्षण वो मतलब रिकॉर्ड कर रहा है किसी पेन और पेंसिल के द्वारा एक ग्राफ पेपर पे। ऐसे यंत्र को क्या बोला गया? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग। तीसरा है इंटीग्रेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग है प्रेक्षण काल के दौरान, मतलब जब से ये मीटर लगा हुआ है तब से अब तक का पूरा रिकॉर्ड करके कैप्चरिंग करता है। प्रेक्षण काल के दौरान रिकॉर्डिंग की गई वैल्यू। तो इसका एग्जाम्पल जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा मीटर, बहुत पूछा गया है। और इसका हिंदी नाम है समाकलन। इंटीग्रेटिंग का क्या है? समाकलन। समाकलन मतलब प्रेक्षण काल के दौरान पूरा जितना मीटर वो चला है वो सारा एनर्जी को रिकॉर्ड किया है। वो दिख भी रहा, किसी भी समय देखोगे तो सब जुड़ता हुआ चला जाएगा। CMD बोलते हैं, कुमुलेटिव डिमांड। कुमुलेटिव मतलब जुड़ता हुआ। तो इसका हिंदी में नाम है समाकलन। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा समाकलन मीटर है या समाकलन यंत्र है। तो समाकलन के बारे में बात करेंगे तो ऊर्जा मीटर या kWh मीटर या किलोवाट घंटा मीटर आएगा, ऑप्शन में सही रहेगा। हर बार क्वेश्चन में आया है। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है कल के लिए जो UPRV क्वेश्चन होगा। 1 नंबर यहाँ से ये सदाबहार क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा, 1 नंबर आएगा। क्लियर? तो समाकलन या इंटीग्रेटिंग में क्या आ जाएगा? ऊर्जा मीटर या kWh मीटर या किलोवाट घंटा मीटर। किलोवाट घंटा मीटर, बात समझ में गई? इसमें रिकॉर्डिंग में है रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। तो बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर जब गाड़ी चलाते हैं तो उस पर एक पॉइंटर है, उस समय जिस समय आप गाड़ी चला रहे होते हैं उस समय ये बताता है कि आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं, 30 की स्पीड पे चल रहे हैं। वो इंडिकेटिंग है, वो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं, 30 की स्पीड पे चल रहे हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग। तो बगल में एक मीटर होता है जो रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, जिसको आप जैसे मॉर्निंग में रीसेट कर दिए, 0 पे आ गया, फिर आप गए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, शाम में जब घर पे लौटते हैं तो देखते हैं ये 70 किलोमीटर चल गया, फिर उसको रीसेट कर देते हैं, फिर 0 हो जाता है। इस तरीके से उसको बोला गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और एक मीटर ऐसा होता है जब से आपने गाड़ी खरीदा और लगातार चलता जा रहा है, लगातार उसमें जुड़ता जा रहा है, पर डे का जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोला गया? समाकलन है, जो इंटीग्रेटिंग यंत्र। और ऊर्जा मीटर जब भी आप देखते हैं तो प्रेक्षण काल, जब से मतलब आपने गाड़ी खरीदा और आज तक का पूरा रिकॉर्ड, जो जितने किलोमीटर आपने चला सब रिकॉर्ड किया गया है। ठीक इसी प्रकार विद्युत सर्किट में जब बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम गाड़ी की तुलना कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। बात समझ में आ गई? तो इंडिकेटिंग में स्केल के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाएगा और रिकॉर्डिंग में पेन पेंसिल के द्वारा एक ग्राफ पेपर पे दर्शाएगा। और ये इंटीग्रेटिंग में पूर्वांकित पैमाने पर नहीं रहेगा, वो स्टोर होता जाएगा, रीडिंग को स्टोर करता जाएगा एज ए समाकलन मीटर। इंटीग्रेटिंग, बात समझ में आ गई? अब इन मीटर के बाद आती है तो इसमें कुछ लगते हैं टॉर्क। इन मीटरों में लगते हैं कुछ टार्क। टार्क कौन कौन से लगेंगे आइए देखते हैं। इसके बात करते हैं टॉर्क की। टार्क है जो घुमाव बल, क्या बोलते हैं? घुमाव बल। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में या मीटर में जो टार्क लगते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टार्क लगते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ेगा कि जिसमें एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन ना आते हों, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे KG2 का पेपर हो, चाहे एई का पेपर हो, हर जगह। अब बात करते हैं सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टार्क का। डिफ्लेक्टिंग, और दूसरा है कंट्रोलिंग, तीसरा आपका है डैम्पिंग। बहुत आसानी से इन लोगों को समझेंगे। इस जो 3 प्रकार के टार्क बहुत आसानी से समझेंगे, दैनिक भाषा, दैनिक शब्दों के रूप में हम इसको समझेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में। अब अगर कोई भी वैद्युतिक राशि अगर किसी मीटर से फ्लो होगा तो उसका इंडिकेशन किसी न किसी तरफ मुड़ेगा, झुकेगा, तो डिफ्लेक्ट करेगा। एक प्रकार का बल लगेगा उसके पॉइंटर पे और वो मूव करेगा। तो इसको बोला गया है डिफ्लेक्टिंग टार्क। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक, विक्षेपण टार्क, विक्षेपक टार्क। इसको बोलते हैं नियंत्रक टार्क।
और डंपिंग को बोलते हैं अवमंदन टार्क। अवमंदक, क्या? अवमंदक टार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर एग्जाम में 5 से 10 नंबर मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग मतलब विक्षेपण। डिफ्लेक्टिंग मतलब विक्षेपण करना, मतलब उसको मूव करना। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर यंत्र है, ये स्केल है कोई, ध्यान दीजिएगा, ये कोई स्केल है, क्या है? कोई स्केल है। स्केल पे एक पॉइंटर है। जब अगर इसमें कोई वैद्युतिक राशि फ्लो होगी, चाहे धारा हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कोई भी, तो इस पॉइंटर पे एक बल लगेगा। क्या लगेगा? पॉइंटर पे एक बल लगेगा जो कहलाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब इसको हम डिनोट करते हैं टीडी से। और जब डिफ्लेक्ट तो कर गया, लेकिन ये कहाँ जाके रुकेगा, ये कोई पता है? ये जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया, लेकिन रुकेगा कहाँ, ये कैसे पता है? तो इसके लिए एक लगा कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या लगा? इसके अपोजिट में क्या लगा? कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी। क्लियर? क्या लगा? एक तो डिफ्लेक्ट कर दिया, फिर एक कंट्रोलिंग भी लगना जरूरी है ना, नहीं तो पता चलेगा डिफ्लेक्ट हो गया, ये मूव करने लगा, आज ये मूकर की तरह काम करने लगा, तो मीकर कहाँ रह गया? तो मूकर हो गया ना। तो मीकर के लिए एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। देन अब कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है कि 2 एम्पियर जा रहा है कि 3 एम्पियर जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये निश्चित नहीं है। लेकिन उस पर एक लगेगा कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या लगेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। तो ये कंट्रोल करेगा किसको? इस पॉइंटर को। ये क्या करेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क है, नाम ही है ना। तो ये पॉइंटर को कंट्रोल करेगा। और पॉइंटर को जैसे ही कंट्रोल करेगा, तो अब एक बार झटका दिया गया, डिफ्लेक्ट किया गया, देन कंट्रोल किया गया, तो उसके बीच में वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। उसी वाइब्रेशन को रोकने के लिए ये आया अवमंदक टॉर्क। तो जब इन दोनों को, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर कंट्रोलिंग टॉर्क, ये दोनों बराबर होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये जितना वैल्यू है उस पर आपका आके पॉइंटर रुक जाएगा। लेकिन जब एक बैग, अगर जैसे नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे, स्टार्ट किए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल गया, आप गए। अब मान लो कहीं सामने कुछ आया, आपको ब्रेक लगाना है, ऐसे कंट्रोल करना है ना, गाड़ी को नियंत्रित करना है। तो जब गाड़ी को नियंत्रित कर रहे होते हैं, अगर झटके से ब्रेक लगाते हैं तो अपने आप को डिसबैलेंस में आते हैं कि नहीं? ऐसे डंपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं? कंपन करते हैं। उस कंपन को रोकने के लिए एक टॉर्क मिला आपको, डंपिंग टॉर्क। क्या मिला? डंपिंग टॉर्क। उसी को बोला गया डंपिंग टॉर्क। उसी को कम करने के लिए आपको आगे देखें उसको कम कैसे किया जाएगा। तो टॉर्क जो है 3 प्रकार के। एक क्वेश्चन आया था यूपीआरएमएल में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मीटर में लगने वाला टॉर्क का पार्ट नहीं है, या निम्न में से कौन सा टॉर्क नहीं है। तो एक था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डंपिंग टॉर्क, और एक इलेक्ट्रिसिटी टॉर्क दे दिया था। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉर्क नहीं था, क्योंकि टॉर्क तो अपना 3 ही प्रकार का होता है, एक विक्षेपण टॉर्क, और एक नियंत्रक टॉर्क, और एक अवमंदक टॉर्क। क्लियर? तो अब जब पॉइंटर को घुमाया तो डिफ्लेक्ट किया, उसको रोका तो कंट्रोल किया, उसमें कंपन होने लगा, वो क्या गया? डंपिंग टॉर्क। तो मतलब टॉर्क 3 प्रकार के हो गए। तो डिफ्लेक्टिंग एक है। अब देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क को डिवाइडेशन कैसे किया गया। दोस्तों इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको मीटर में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। बस आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। और यहाँ से कोई नंबर आपका जाएगा नहीं मीटर चैप्टर से, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। आइए देखते हैं। नियंत्रक टॉर्क को 2 भागों में बांटा गया। नियंत्रक टॉर्क को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक स्प्रिंग कंट्रोल विधि, स्प्रिंग कंट्रोल, और एक ग्रेविटी कंट्रोल। क्या? स्प्रिंग कंट्रोल विधि और ग्रेविटी कंट्रोल विधि। स्प्रिंग कंट्रोल में 2 भागों में बांट दिया गया। स्प्रिंग को बनाएगा एक स्फेरिकल और एक बनाएगा हेलिकल टाइप, और एक बनाएगा स्फेरिकल टाइप। तो 2 स्प्रिंग कंट्रोल विधि में 2 प्रकार का, एक हेलिकल और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या है? आप इसको इस तरीके से हो जाएगा, और हेलिकल जो होगा वो आपका ऊर्ध्वाधर होगा। और इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? मैकेनिकल में। हमको पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिकल का। तो हेलिकल टाइप जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है, ये मैकेनिकल में यूज होता है। जैसे गाड़ी का जो साकर है वो हेलिकल टाइप का स्प्रिंग है ना,
तो वो सागर कंट्रोल करता है हेलिकल, मतलब वर्टिकल तौर पे ये यूज करता है हेलिकल। तो हमें पढ़ना है स्फेरिकल टाइप में। अब स्फेरिकल टाइप स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की बात करें तो अपने ITI या AE में या डिप्लोमा में जो बात करते हैं स्फेरिकल टाइप का पढ़ते हैं, ये मैकेनिकल पढ़ते हैं हेलिकल वाले में। तो जब स्फेरिकल की बात करते हैं तो स्फेरिकल में TC जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है TD बराबर समानुपात है थीटा, TD समानुपात है थीटा। क्या होगा, सॉरी, ये जो कंट्रोलिंग टार्क है वो TC समानुपात है, वो क्या होगा, थीटा। और तो TC बराबर थीटा होगा तो TC बराबर KC इंटू थीटा हो गया ना, KC इंटू थीटा। जब यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, अपना फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा KC बराबर TC अपान थीटा। टॉर्क है, टॉर्क का मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर, और थीटा का मान होगा स्टेरेडियन, क्या होगा, रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति रेडियन, न्यूटन मीटर प्रति रेडियन। यहाँ से हो सकता है एक न्यूमेरिकल बन जाए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कंट्रोलिंग टार्क और स्प्रिंग कांस्टेंट और ये एंगल के बीच में जो संबंध है TC बराबर KC इंटू थीटा और KC बराबर TC अपन थीटा, मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर प्रति रेडियन। बात समझ में आ गई इतना। अब स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में स्फेरिकल टाइप का देखें तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का यूज हम जहाँ करते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वह वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजेंटल हो, चाहे वह वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, दोनों ही कंडीशन पे हम स्प्रिंग कंट्रोल मेथड अपना सकते हैं। क्या, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड अपना सकते हैं। और इसका जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में जो वो बनेगा, क्या स्केल बनेगा, वो यूनिफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, यूनिफॉर्म। स्केल जो बनेगा यूनिफॉर्म बनेगा। क्लियर, इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बाकी अब देखते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए देखते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के बारे में। अब ग्रेविटी कंट्रोल मेथड सबसे जरूरी है यहाँ पे कि यह हमेशा जो यूज किया जाएगा वर्टिकल ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रेविटी कंट्रोल हमेशा वर्टिकल, क्योंकि ग्रेविटी तभी काम करेगा जब हम वर्टिकल खड़े होंगे, या इस तरीके से वर्टिकल के तौर पे यूज किया जाएगा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड को। क्लियर, ये जो इसका स्केल होगा, स्केल जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन लीनियर होगा। क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और इसके जो स्केल होंगे क्रैम्प्ड होंगे। क्या होंगे, क्रैम्प्ड, मतलब पहले पास पास, फिर दूर दूर, फिर बाद में क्या हो जाएंगे, पास पास। क्योंकि जो यहाँ पे टॉर्क होता है वो T समानुपात है I स्क्वायर का होता है या थीटा के स्क्वायर का होता है। क्लियर, T समानुपात है थीटा स्क्वायर। तो यह है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। क्लियर, इसका जो स्केल होता है आरेखीय या नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये रहा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। अब बात करते हैं डंपिंग टॉर्क की आगे। अभी एक बात है कि जो स्प्रिंग बना था वो किसका बना था, स्प्रिंग जो बनता है, स्प्रिंग बनेगा फास्फर ब्रांच का। किसका, फास्फर ब्रांच का। अब क्वेश्चन है कि स्प्रिंग फास्फर ब्रांच का ही क्यों बनाया जाता है, स्प्रिंग फास्फर ब्रांच का ही क्यों बनाया जाता है, या वाल्व कमानी के लिए सबसे उपयुक्त है स्प्रिंग फास्फर ब्रांच। वाल्व कमानी फास्फर ब्रांच का बनाया जाता है, बहुत ही उपयुक्त है। ऐसा क्यों, ये सबसे पहले इसकी जो विशेषता है, विशेषता क्या है, पहला अनचुंबकीय होता है। क्या, अनचुंबकीय होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फास्फर ब्रांच की विशेषता निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है। और बात करें उच्च तापमान गुणांक है। तीसरा क्या है, उच्च तापमान गुणांक, उच्च तापमान
गुणांक याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फास्फोर ब्रांच की जो विशेषता है, अनुचुंबकीय होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उच्च तापमान गुणांक होता है। ये स्प्रिंग फास्फोर ब्रांच का बना होता है, या बाल कमानी जो होती है वो फास्फोर ब्रांच की बनी होती है। तो ये विशेषता पकड़ के रखिएगा, 1 नंबर दे देगा, हो सकता है, उम्मीद करते हैं 1 नंबर आ जाएगा यहाँ से कि स्प्रिंग किसका बना होता है, फास्फोर ब्रांच का। और फास्फोर ब्रांच की अगर विशेषता पूछी तो ये 3 विशेषताएं हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं डंपिंग टॉर्क की। तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक है एयर फ्रिक्शन, एक है एडी करंट मेथड, और एक है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। तो डंपिंग कितने प्रकार से? एयर फ्रिक्शन 3 प्रकार से, एयर फ्रिक्शन, एडी करंट और फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब डंपिंग टार्क जो कंपन किया, जैसे हम एक डिफ्लेक्टिंग टार्क लगाए, कंट्रोलिंग टार्क लगाए, तो अपना इंडिकेटर क्या है, कंपन करने लगा। उस कंपन को कम करने के लिए तो डंपिंग टार्क 3 प्रकार के हुए। कौन कौन सा? एयर फ्रिक्शन, एडी करंट मेथड और फ्लूइड फ्रिक्शन। अब एयर फ्रिक्शन में क्या है, पिस्टन नुमा होता है, पिस्टन नुमा पत्ती को वायु में घुमाते हैं, वायु में घुमाते हैं, जिससे वह डंपिंग दूर हो जाती है। और इस समय जो होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होता है। इस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होता है। एडी करंट, अभी तक हम लोगों ने एडी करंट के बारे में पढ़ा है कि एडी करंट हर जगह नुकसान करता है। एडी करंट क्या करता है? नुकसान करता है। लेकिन एक ऐसा चैप्टर है मीटर्स में जो एडी करंट का फायदे का काम करता है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, ऐसा कौन सा जगह है कि जहाँ पे एडी करंट फायदे का काम करता है? अभी तक हर जगह तो नुकसान किया, एज ए लॉस, लेकिन एडी करंट मीटर वाले चैप्टर में फायदे का काम करता है। तो यहाँ पे एक डिस्क यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? डिस्क को घुमाने से कंपन दूर हो जाता है, कंपन दूर हो जाता है। जो एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है, जो एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछे समानता किसका बना होता है, तो एल्युमिनियम का बना होता है। समानता किसका बना होता है? एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। और इस चकती के चारों ओर परमानेंट चुंबक यूज किया जाता है। ये जो चकती होती है, ये चकती के चारों जो है परमानेंट मैग्नेट, मतलब अस्थाई चुंबक यूज किया जाता है। क्या? अस्थाई चुंबक यूज किया जाता है। और फ्लूइड फ्रिक्शन के बाद बात करें तो ये पिस्टन नुमा जो होता है, पिस्टन नुमा एक तेल से भरे कस में लगा दिया जाता है। इस तरीके से पॉइंटर मूव करता है। क्लियर है? ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। बात समझ में आया? तेल से भरे कस में पिस्टन नुमा लगा दिया जाता है, और यहाँ एयर से भरे कस में पिस्टन नुमा लगा दिया जाता है। एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन नॉर्मली आप एक एग्जांपल देखें, जो पिचकारी, जो होली के समय में आप पिचकारी देखते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, तो पिचकारी एज एयर फ्रिक्शन पे ही काम करता है। पिचकारी जो है वो एयर फ्रिक्शन पे ही काम करता है। क्लियर? तो इस तरीके से रहा डंपिंग टॉर्क। तो डंपिंग टॉर्क को एयर फ्रिक्शन, एडी करंट और फ्लूइड फ्रिक्शन। एडी करंट ऐसा है जहाँ पे हमें फायदा मिलता है। ठीक है? एडी करंट में क्या मिलता है? फायदा का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीटर। मीटर को 2 भागों में बांटा गया था, एक एमआई और एक एमसी। कितने भागों में बांटा गया? 2 प्रकार से। आइए देखते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एमआई एंड एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, बिटवीन एमआई और एमसी टाइप। अब बात करते हैं सबसे पहले मूविंग एमसी की। एमसी टाइप मतलब मूविंग कॉइल। और बात करते हैं एमआई की। एमआई मतलब मूविंग आयरन। अब एमसी का जो सिंबल बनेगा इस तरीके से बनेगा, सी बन जाएगा, इस तरीके से सिंबल है। और एमआई का जो बनेगा वो एम बन जाएगा, उसके बीच में आई हो जाएगा, ये एमआई। और जो एमआई है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। और जो एमसी टाइप का ओनली किस पे काम करता है? डीसी पे। ओनली किस पे काम करेगा? डीसी पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कॉइल घूमता है। क्या? कॉइल घूमता है,
नाम से क्लियर है, मूविंग कॉयल। तो क्या घूमेगा, कॉयल घूमेगा और यहाँ पे डिस्क घूमेगा। यहाँ पे क्या घूमेगा, डिस्क घूमेगा, डिस्क घूमता है। यहाँ पे अस्थाई चुंबक प्रयोग किया जाता है एमसी में, अस्थाई चुंबक, इसलिए नाम दिया गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, पीएमएमसी। क्या नाम दिया गया, पीएमएमसी। और यहाँ पे डिस्क घूमता है, तो डिस्क घूमता है तो यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा की समानुपाते आई स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे जो मिलेगा वो की समानुपाते आई मिलेगा। क्या मिलेगा, की समानुपाते आई, और की समानुपाते आई स्क्वायर किसमें, एम आई में। इसलिए इसका जो स्केल होगा, एमसी का जो स्केल होगा ये यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जबकि एमआई का जो स्केल होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। अब एमसी में बात करें, एडी करंट को डंपिंग के तौर पे क्या यूज किया जाता है, डंपिंग के तौर पे एडी करंट का ऑप्शन अपनाया जाता है। क्या, एडी करंट डंपिंग कारक के रूप में एडी करंट मेथड अपनाया जाता है किसमें, एमसी में। और जबकि एमआई में जो डंपिंग के तौर पे यूज किया जाता है वो एयर फ्रैक्शन यूज किया जाता है, एयर फ्रैक्शन। कौन सा यूज किया जाता है, एयर फ्रैक्शन टाइप का, ठीक है। अब एमसी टाइप का जो यंत्र होता है वो एक्यूरेट नापता है, ये शुद्धता के साथ नापता है, ये शुद्धता वैल्यू नापता है। और ये थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, मतलब थोड़ा कम, मतलब अशुद्ध बोल सकते हैं, अशुद्ध वैल्यू, मतलब कम एक्यूरेट नापता है ये। एमआई जो है कम एक्यूरेट नापता है, यथार्थ रीडिंग नहीं देता, जबकि एमसी जो है वो यथार्थ रीडिंग देता है और सेंसिटिव ज़्यादा होता है। एमसी टाइप का जो है ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है, मतलब ये कम से कम मान को अच्छे से नापता है, ये सेंसिटिव इसकी तुलना में कम होता है, सेंसिटिव कम होता है। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम प्रति वोल्ट है। क्या है, ओम प्रति वोल्ट, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। सेंसिटिविटी नाम है सेंसर, मतलब सबसे कम वैल्यू को, कम से कम वैल्यू को सेंस कर देना है, जो सेंसिटिविटी। तो सबसे कम वैल्यू को कौन इंडिकेट करेगा, एमसी एज ए मूविंग कॉयल, और एमआई जो है एसी और डीसी पे दोनों पे काम करता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें, अगर कोई हम एक लक्ष्य बनाए हैं कि हमें यहाँ नौकरी करनी है तो हमें आसानी से वो लक्ष्य मिल जाता है, और जब कई सारे रास्ते बने होते हैं तो वहाँ अशुद्धता आ जाती है, मतलब टाइम लग जाता है नौकरी पाने में। तो ठीक तरीके से उसी प्रकार है, एमसी जो मीटर है वो सिर्फ डीसी पे काम कर रहा है इसलिए सब सही है, एमआई जो है एसी और डीसी पे दोनों पे काम कर रहा है इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ा कम है, किसकी तुलना में, एमसी की तुलना में। क्लियर। इस तरीके से ये एमसी और एमआई में डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि आगे अभी आना बाकी है। अब एक नोट लिखिएगा, जो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें परमानेंट मूविंग कॉयल वाले सिर्फ डीसी पे काम करते हैं। जो परमानेंट मूविंग कॉयल वाले होते हैं, परमानेंट मूविंग कॉयल वाले यंत्र सिर्फ डीसी पर कार्य करते हैं, लेकिन ईडी मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक ईडी टाइप यंत्र, ईडी टाइप एमसी यंत्र, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, ईडी टाइप मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप। इसको बोलते हैं एडी टाइप। तो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप, जो डायनेमो टाइप यंत्र होते हैं, डायनेमो टाइप एमसी यंत्र एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, जबकि परमानेंट मूविंग कॉयल वाले यंत्र जो हैं, जो परमानेंट मूविंग या परमानेंट एमसी टाइप का जो यंत्र होता है वो सिर्फ डीसी पे काम करता है, और डायनेमो टाइप यंत्र एसी और डीसी पे दोनों पे काम करते हैं। क्लियर।
स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर की। अब बात करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर की। किसकी बात करते हैं? एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस देखते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर बहुत बेसिक डिफरेंस है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं एमीटर क्या नापता है? करंट। क्या नापता है? करंट नापता है। और वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज। वोल्टेज नापता है। और ये सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर किस में लगाया जाता है? सीरीज में। जबकि वोल्ट मीटर क्या लगाया जाता है? पैरेलल में। किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। अब बात कर रहे हैं इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आर का मान कम से कम होना चाहिए, मतलब कम से कम। और यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू एमीटर में कम होना चाहिए क्योंकि ये लाइन के सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यह पैरेलल में लगता है। अब अगर आइडियल की बात करें, आइडियल एमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आर का मान जो होगा वो क्या होगा? आइडियल की बात करेंगे तो आर का मान 0 होगा। और आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो आर का मान इनफाइनाइट होगा। ध्यान रखिएगा, आर का मान इनफाइनाइट होगा। अब की बात जो टॉपिक है, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिएगा। अगर हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, करंट सोर्स की बात करें तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा इनफाइनाइट, उल्टा होता है करंट सोर्स की बात। और वोल्ट मीटर में अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें, वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। एकदम अपोजिट है, संभाल के रखिएगा। ये हम करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। करंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। अब अगर बात करें कि एमीटर का रेंज बढ़ाना है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एक्सटेंशन रेंज अगर बढ़ाना है किसका? एमीटर का, तो इसमें शंट जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? शंट। और जब इसका एक्सटर्नल या वोल्ट मीटर का वोल्टेज रेंज बढ़ाना है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है कि किसी भी वोल्ट मीटर के सीरीज में, किसी भी वोल्ट मीटर के सीरीज में हम हाई मान का रेजिस्टेंस जोड़ दें, इसको डिनोट करेंगे RX से, ये होगा RM। तो यहाँ पे जो फार्मूला मिलता है वो RX बराबर मिलेगा RM n-1, जहाँ n है वोल्ट गुणांक, V/VM। अब यहाँ पे शंट जोड़ने का मतलब कि अगर कोई ये एमीटर है, ये कोई एमीटर है तो इसके पैरेलल में एक निम्न मान का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, इसको बोला गया क्या? RSH। तो फार्मूला मिल गया, और ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो RM है। तो यहाँ पे जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा RSH बराबर RM/n-1। n क्या है? एम्पियर गुणांक है। n क्या है? एम्पियर गुणांक। n बराबर I/IM। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, यदि एमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा? एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा तो एमीटर जल जाएगा। यदि वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वह उच्च रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा, और उच्च रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करेगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा। मतलब अगर वोल्ट मीटर को उल्टा जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन एमीटर को उल्टा जोड़ते हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, यदि उसको हम पैरेलल में जोड़ दिए तो वो हमारा एमीटर जल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।